ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, भारत में स्वास्थ्य की आधारभूत संरचना के विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर रमन आर गंगाखेडकर और पत्रकार अदिति टंडन। स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जिसका अभी अनावरण हुआ था, और इस मिशन के तहत 64,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा खर्च किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए। ऑलरेडी आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की स्कीम चल रही है और बहुत सारे वेलनेस सेंटर्स विलेजेस में अभी स्थापित हो गए हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन का काम भी साइड में चल रहा है और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख का जो फ्री हॉस्पिटलाइजेशन हर साल गरीब परिवारों को मिलता है, वो काम भी चल रहा है। डॉक्टर गंगाखेडकर, कोविड के दौरान सरकार ने बहुत बेहतरी से रिस्पॉन्ड करके बहुत सी जानों को बचाया और कोविड वैक्सीन भी भारत ने बनाई और ये भी इंश्योर किया कि सब तक वैक्सीन पहुंचे। आप इस पूरे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रयास को कैसे देखते हैं? हमने जो कोविड में सीखा, अगर जान है तो जहान है, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब बोला करते थे, उसका हमने सोच के एक ही रखा मन में कि हमारे देश में हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ाएंगे। ये हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में हमको कई चीजों के ऊपर लड़ना पड़ेगा। एक, पैसा ज्यादा देना पड़ेगा हेल्थ सेक्टर को, अलग अलग जगह पे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बने। ऐसे हमने कोविड में देखा कि गांव-गांव में लोगों को कोविड होता था, लेकिन उनको अस्पताल में वो जाने की जब कोशिश करें तो अस्पताल में शायद वेंटिलेटर्स की अवेलेबिलिटी ना हो। तो सरकार ने आगे चल के सोचा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन्फेक्शियस डिसीज के ब्लॉक्स बनाएंगे और उसकी वजह से लोगों को टर्शरी केयर मिलने में भी फायदा होगा। क्योंकि आमतौर पे आप जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो वो प्रिवेंटिव केयर, यानी कोई बीमारी ना हो, उसके लिए हम ज्यादा जाने जाते थे। लेकिन अभी समय जब बदल गया तो हमको ऐसे रिस्पांस देना पड़ेगा कि जिसमें लोग अगर सरकारी दवाखानों में आए तो उनको पूरी दवा मिलनी चाहिए। उनको जो बीमारी लगी होगी उसमें से उनको कैसे बाहर निकाला जाए, उसके लिए इलाज भी बेहतर होना चाहिए। अब दूसरी बात आपने कही कि हम लोगों ने जो नेशनल हेल्थ डिजिटल मिशन जो खोला, वो नेशनल हेल्थ डिजिटल मिशन का भी तो हमको फायदा हो रहा है। और दूसरा, जो भी वेस्टेज डुप्लीकेट रिकॉर्डिंग की वजह से दिख रहा होगा, डुप्लीकेट रिकॉर्डिंग कम करना, नए किस्म के उसकी वजह से उसका जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसमें कुछ हमको ऐसी दिक्कत दिखे कि जो वो एरिया में बड़ा कुछ प्रॉब्लम इमर्ज होता हुआ दिख रहा है, तो उसका भी हमको अंदेशा जल्दी आएगा और उसके खिलाफ सरकार स्टेप्स ले पाएगी। ये भी तो बड़ी बात थी। अभी तक ऐसा था कि सिर्फ इंश्योरेंस का कवरेज रहता था RSPY के अंदर, लेकिन 5 लाख की जो केयर देने की जो बात हो रही है, ये सबसे अच्छी बात है। क्योंकि कम से कम गरीब तबके को कोई भी बीमार हुआ उनके घर में तो उससे और गरीब होने का जो चांस है, बिलो द पॉवर्टी लाइन जाने का जो डर होता है, वो डर कम से कम निकल जाएगा। और ये करने में सरकार सक्षम होने के लिए उन्होंने ये जो कदम उठाए हैं, हम सब के लिए बहुत अच्छे हैं, ऐसे मुझे लगता है। गंगाखेडकर जी, भारत ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की जब 200 करोड़ से भी ज्यादा कोविड वैक्सीन की डोजेस डिलीवर की गई। आज प्रधानमंत्री ने अमृता यूनिवर्सिटी का एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल लॉन्च करते हुए फरीदाबाद में ये कहा कि भारत में वैक्सीन हेजिटेंसी बाकी देशों के मुकाबले में बहुत कम है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि जो प्रिकॉशन डोज के लिए एक्सेप्टेंस है वो थोड़ी सी लो है। हालांकि सरकार अभी फ्री प्रिकॉशन डोजेस दे रही है, सितंबर 30 तक चलेगा ये मुहिम। आपको क्यों लगता है कि लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं प्रिकॉशन डोज? सबसे पहली बात क्या है, ये जो पुराना जो कोविड वाला जो स्ट्रेन अभी भी जो फिर रहा है, ये ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से बीमारी जो है वो माइल्ड किस्म की होती थी, उसमें हॉस्पिटलाइजेशन नहीं लगता है। तो लोगों के मन में जो डर था वो डर चला गया कोविड का, क्योंकि उनको एक लगा कि इससे हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ेगा नहीं, मौत होगी नहीं। लेकिन हमको एक चीज समझना है कि क्या आगे आने वाला कोई भी ये वेरिएंट आएगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये तो किसी को मालूम नहीं है। अब रही दूसरी बात, अब ये वैक्सीन लेने को क्यों हिचकिचाहट दिख रही है, उनको भी समझता है कि एक डोज अगर मैं वैक्सीन का ले लूं तो जो हॉस्पिटलाइजेशन का मेरा जो खतरा है और मेरे जान को जो खतरा रहेगा वो 80% से ज्यादा कम हो जाएगा। सिर्फ एक इंजेक्शन लेने के लिए मुझे 2 घंटा समय देना पड़ेगा। लेकिन ये समझने के बावजूद भी लोग क्यों नहीं आगे आ रहे हैं?
तो उनको एक लगता है कि अभी 2 साल से तो मैं काम नहीं कर पाया जितने जोश से मैं पुराने जमाने में करता था। अब मुझे पैसा कमाना पड़ेगा मेरे घर वालों के लिए। ये कारण देके जो हम टाल रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमको एक समझना है कि हमारी जो सेहत होती है, वो हमारे हाथ में है, हमारे पास वैक्सीन है जो आपकी जान बचा सकती है। तो मेरा कहना सिर्फ एक रहेगा कि ये 2 घंटे का समय लोगों ने देना चाहिए सबने। अपनी जान बचाने की अपने हाथ में जो ताकत है, उसको हमने इस्तेमाल करना है क्योंकि उसमें न खुद का आपका फायदा है, ये आपके फैमिली के लिए भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल। गंगा खेडकर जी, आज एक बहुत महत्वपूर्ण MOU साइन किया गया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के बीच, जिसके तहत ट्रांसजेंडर लोग जो हैं उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव 5 लाख का एनुअल इंश्योरेंस पैकेज दिया जाएगा, जिसमें उनका रीइंबर्स करेगी सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री उनका जो हेल्थ बेनिफिट का जो कॉस्ट है। ये पहली बार हमारे देश में ऐसी कोई पहल हुई है। इसके बारे में आपका क्या विचार है? हमारा देश एक ऐसे देश में जहाँ थर्ड जेंडर करके जो है उसको लीगल मान्यता मिली वाली, यानी आपको ये ट्रांसजेंडर बोलने के बाद में वहाँ मेल लिखूं या फीमेल लिखूं, ये तकलीफ जो पुराने समय में रहती थी वो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से सरकार ने वो पूरी निकाल डाली। अब इसके बाद में दूसरा सवाल आता है, आपने एक आधे ग्रुप को लीगली रिकॉग्नाइज किया, लेकिन सिर्फ लीगल रिकॉग्निशन मिलने से उनकी तकलीफें पूरी तो कम नहीं होने वाली। ट्रांसजेंडर को समझो उसने कोई दवाखाने में दवा लेने के लिए जाना है, अगर वो जाता है तो उसके सामने कितने सवाल खड़े हो जाते हैं कि उसको एडमिट करना है तो वो डॉक्टर भी उसके तरफ देखते हुए अच्छे ढंग से देखेगा नहीं, फिर उसके बाद में उसको एडमिट भी करेगा तो डॉक्टर के सामने ये सवाल कि उसको मेल वार्ड में रखूं फीमेल वार्ड में रखूं। अभी ट्रांसजेंडर लोगों की भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी है। ये शायद एक रास्ता दिखाएंगे। आप अगर उनको इंश्योर करें तो जो ट्रांसजेंडर लोगों को केयर देने में हेल्थ केयर सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स होंगे वहाँ तो वो कम से कम एडमिट होके उसकी दवा पानी करने का खर्चा निकाल पाएगा, लेकिन क्या ये इतना खर्चा वो खुद कर पाते हैं? वो इतना तो पैसा नहीं कमाते हैं। इसलिए ये 5 लाख का जो योगदान सरकार ने दिया है उनको इंश्योरेंस करके, वो बहुत बड़ी स्टेप रहेगी, क्योंकि आपने अगर उनमें देखा तो उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी का स्पैन और आम लोगों के लाइफ एक्सपेक्टेंसी का स्पैन इसमें काफी फर्क है। शायद उसकी वजह से उनकी जिंदगी में कई साल ऐड करने में ये 5 लाख रुपए का योगदान भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, उनको लीगल तो हमने मान्यता दी, लेकिन उनको बाकी लोगों के वैसा इक्वल जो एम्पावर्ड स्टेटस है वो भी मिलने में हम शायद कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर गंगा खेडकर जी, भारत की जो स्वास्थ्य नीति है उसमें ये जिक्र किया गया है कि हम अपना जो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर में सरकारी हिस्सा है वो 2.5% ऑफ द GDP बनाएंगे 2025 तक, और इस रास्ते पर सरकार अग्रसर है। आपके हिसाब से क्या क्या जरूरतें और हैं? हमको हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है। सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि हर जिले में जो बीमारियां होती है वो हर जिले में कॉमन नहीं होती है, लेकिन उसका जो डेटा है, प्रोग्राम का कवरेज का डेटा होगा, उसका मैन पावर का डेटा होगा, मैंने क्या करना चाहिए, इसका जो उसको अंदाज लगाना है, वो अंदाज लगाने के लिए हमको पब्लिक हेल्थ केडर अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना रहे तो वो डिसेंट्रलाइज जो पॉलिसी मेकिंग होता है वो कभी नहीं हो पाएगा। और उसके लिए हमको ये पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा जोर देना पड़ेगा। जो सरकार ने ये सोचा है कि सबसे अच्छी बात है, क्योंकि इसमें हम दोनों भी चीजें एक्टिव करेंगे। जो हमने पहले आयुष्मान भारत के बारे में जो बात की उसमें हम केयर देने की बात करेंगे, और सबसे बड़ी बात ये पब्लिक हेल्थ केडर जो आएगा ये केयर में तो थोड़ा इन्वॉल्व होगा ही होगा, लेकिन वो प्रिवेंशन के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको भी वो लोकल लेवल पे कैसे स्ट्रेटेजीज लगा के हम उसका आउटपुट सुधारेंगे, इसके लिए भी अच्छा रहेगा और उसका फायदा हमको अगले 2-4 साल में बिल्कुल। आपके समय के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत में स्वास्थ्य की आधारभूत संरचना के विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर रमन आर गंगाखेडकर और पत्रकार अदिति टंडन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।